हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज की कहानी की लेखिका हैं शिप्पी नाहरंग। गर्मी के मारे गला सूख रहा था। इधर उधर नज़र दौड़ाई तो एक रेस्टोरेंट नज़र आया और मैं लपक कर घुसी और एक जगह खाली पाकर बैठ गई। और फिर याद आया सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो एक नींबू पानी और सैंडविच का ऑर्डर देकर अपना मोबाइल चेक करने लगी। तभी एक खुशबू का झोंका आया। सामने नज़र दौड़ाई तो देखा एक खूबसूरत सी 40-45 वर्षीय महिला नज़र आई। आंखों पर धूप का चश्मा, सफ़ेद रंग का हाई नेक का कुर्ता और प्लाजो और चेहरे पर मास्क। उसने इधर उधर देखा और फिर शालीनता से एक वेटर को बुलाया और धीरे से कुछ कहा। वेटर 2 मिनट के बाद ही एक गिलास पानी ले आया। महिला ने पानी पीने के लिए जैसे ही मास्क उतारा, मेरे मुंह से निकला, आभा। महिला ने चौंक कर मेरी ओर देखा और आंखों में एक पहचान सी उभरी और पानी का गिलास टेबल पर रख कर बेफौरन मेरे पास आई और संगीता कहते हुए गले लग गई। आवेग से दोनों का गला रूंध गया। वे आभा थी, मेरी प्रिय सखी। हम तकरीबन 8-10 साल बाद मिल रहे थे। मैं न्यूजीलैंड चली गई थी, पतिदेव का प्रोजेक्ट था तो कंपनी ने उन्हें भेज दिया। बच्चे दोनों सेटल हो गए थे, अपनी दुनिया में मस्त हो गए, तो मैं भी पतिदेव के साथ चली गई। वहाँ से मैंने आभा को कई बार फ़ोन लगाया, पर उसने शायद अपना नंबर बदल लिया था या कुछ और वजह थी, उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। बहुत खोजने पर मुझे खबर मिली कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो डिप्रेशन में चली गई है और किसी से भी मिलती जुलती नहीं है। अब डिप्रेशन में क्यों गई, इसका उत्तर मुझे किसी से नहीं मिला। और फिर एक बार जो पता चला, उससे तो मैं भी पूरी तरह से हिल गई। वे खबर कितनी सच थी कितनी झूठ, वे पता नहीं चल पाया। और फिर धीरे धीरे मैंने भी नई जगह नए देश में अपना एक सर्कल बना लिया और फिर इतने साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। और आज अचानक आभा को इस रूप में देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई थी कि जो मैंने आभा के बारे में सुना था वे सही था, या ये आभा जो मेरे सामने इतने आत्मविश्वास से बैठी हुई थी कहाँ गायब थी। मैंने तुम्हें कितना फ़ोन लगाया, सबसे पूछा, पर कुछ भी ना पता चला। सब ठीक था ना? मैंने आभा से पूछा। तुम्हें कैसी लग रही हूँ? आभा ने हंसकर पूछा। वही तो जो सुना था, उससे तो एकदम उलट ही हो, एकदम बिंदास, वैसे ही स्मार्ट और कॉन्फिडेंट, तो पहले से ज़्यादा। मैंने भी हंसकर कहा। अच्छा, क्या सुना था तुमने? प्रश्न आया आभा की तरफ से। यही कि छोड़ और बता, सब ठीक है। मैंने एकदम बात बदल दी। नहीं, बता ना, क्या सुना था? आभा पीछे ही पड़ गई। यही कि अभी इतना ही बोल पाए कि आभा की आवाज़ आई। मुझे कोढ़ हो गया था। मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मैं डिप्रेशन में चली गई, यही सुना था ना? मैंने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया और पूछा, क्या ये सब सच था? आभा का जवाब था, सिर्फ एक बात सच थी कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ये सच है तो फिर ये बीमारी का नाम बीच में कैसे आया? मुझे बीमारी का नाम लेने में भी बुरा लग रहा था, और जिसने इस नाम को अपने से जुड़ा पाया होगा उसे कितना बुरा लगा होगा। तुझे बताया किसने? रुक, मैं बताती हूँ। मेरी नंद ने, है ना? मैंने हैरानी से देखा। हाँ, मेरा जवाब था। सुन, मैं बताती हूँ। एक दिन मैं रवि के साथ लूडो खेल रही थी कि रवि अचानक बोल पड़ा, मम्मा ये क्या हुआ? मैंने देखा, मुझे मेरे पैर पे एक छोटा सा दाग दिखाई दिया। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर थोड़े समय के बाद देखा तो वे बढ़ गया और अब हाथों में भी दाग दिखने लगे। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा ये ल्यूकोडर्मा है, सफ़ेद दाग, त्वचा रोग। इसमें शरीर में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होने लगते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। अब मैंने इलाज शुरू किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा दाग बढ़ने शुरू हो गए। मुझे चिंता होने लगी, पर दुख तब ज़्यादा होने लगा जब लोग कुरेद कुरेद कर पूछने लगे, धूप में कैसा लगता है? ख़ारिश होती है? भाई तुम स्विमिंग पूल में मत जाया करो, अपना खाना अलग रखा करो, बच्चों को तो छुआ मत करो, वगैरह वगैरह। जबकि डॉक्टर ने कहा भी था कि ये छूत की बीमारी नहीं है।
पर लोगों को कौन समझाए। हद तो तब हो गई जब बड़ी नंद की लड़की की शादी में नंद ने सबके सामने कह दिया, भाई हमारी भाई की तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी बीवी को तो कोढ़ हो गया है। अभी मैं कुछ कहती कि पति देव एकदम गुस्से से बोले, दीदी बेकार की बात मत करो, ये सफ़ेद दाग है, अगर कुछ पता ना हो तो मत बोला करो। बस उस दिन मेरा दिमाग ऐसा हिला कि मैंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया। किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया, फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं करती, बस अपने आप में ही घुलने लगी। रवि के पापा को हमेशा कहती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथी, ऐसा कोई भी इलाज नहीं बचा जो मैंने छोड़ा हो। कोई कुछ भी बताता मैं फ़ौरन करती। दूध से बनी चीज़ों को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया। हर श्रृंगार के पत्ते लिया करो, मैंने लिए, पर कुछ ना होना था, ना हुआ। बस रवि और उसके पापा थे जो मेरी हिम्मत बनाए रखते थे। एक दिन भाई के बहुत बुलाने पर मैं उनके घर चली गई। अभी अंदर घुसी ही थी कि भाभी ने प्लास्टिक की कुर्सी दरवाजे के पास रख दी और बोली, आबा यहीं बैठ जाओ। और अभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती, रवि और उसके पापा एकदम से उठे और मेरा हाथ पकड़कर बाहर आ गए। बस इसके बाद तो मैं डिप्रेशन में चली गई। खाना खाती तो खाती चली जाती, कभी कभी 2-2 दिन तक कुछ ना खाती। कई बार सोती तो उठती भी नहीं थी, बिन बात रोना शुरू कर देती। बस चाहती कि कोई मुझसे कुछ ना बोले, बस मुझे सोने दे। ज़िंदगी बेकार सी लगने लगी थी। तुम्हें पता है ना मुझे स्लीवलेस पहनने का कितना शौक़ था, पर अपनी इस बीमारी की वजह से, लोगों को टोकने की वजह से मैंने फुल स्लीव्स और हाई नेक के गले पहनना शुरू कर दिए। दागों को छुपाने के लिए हाथों में मेहंदी लगाने लगी। ऐसे ही 5-6 साल निकल गए और फिर एक दिन तुम्हें याद होगा, हमारी एक सहेली थी एकता, वही जिसने मनोविज्ञान में एमए किया था। वे मुझे मिली और मेरी हालत देखकर पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे उसने मुझे समझाना शुरू किया। मुझे बाहर ले जाने लगी, कभी मंदिर ले जाती, कभी पिकनिक का प्रोग्राम बना लेती, कभी मॉल ले जाती, कभी डांट के, कभी प्यार से। हर तरह से उसने मुझे समझाना शुरू किया। अपने घर भी ले गई। उसकी 2 बच्चियां थीं जो रवि की ही हम उम्र थीं। 2-4 साल का अंतर होगा। उन्हें लेकर हमारे घर आ जाती। घर में रौनक सी रहने लगी। वे मुझे बहुत समझाती कि ऐसी बीमारी नहीं है कि तुम जिंदगी जीना ही छोड़ दो, स्थिति को स्वीकार करो, लोगों की बातों में ध्यान लगाना छोड़ दो। तुम्हें पता है तुम्हारा पति और रवि कितना ख्याल रखते हैं। ज़िंदगी को जियो, देखो दुनिया तुम्हें कभी खुश देख नहीं सकती। आज ये बात तो कल कोई और बात। रही बात इस समाज की, तो समाज किसी को दुखी देखकर ही खुश होता है। जो पहनना है पहनो, जहाँ जाना है जाओ, जब नाचने का मन करे तो नाचो। पति और बेटे को अपनी वजह से दुखी मत करो। तुम उनकी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? तुमने कभी ये सोचा है? और मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि वक्त के साथ हर ज़ख्म भर जाता है। हकीकत ये है कि ज़ख्म वही रहता है, पर उसे सहने की आदत हो जाती है। और फिर सच में मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। एकता मुझे 1-2 एनजीओ में भी लेके गई और फिर मुझे लगा कि दुनिया में तो मेरे से भी ज़्यादा दुखी लोग हैं। बस मैंने फिर जीना शुरू किया। मुझे जो मेरा दिल करता है करती हूँ। घर में भी खुश रहती हूँ, बाहर भी खुश रहती हूँ। हफ्ते में 2 बार एनजीओ भी जाती हूँ। भगवान ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि मुझे पति बहुत प्यारा दिया, बेटा बहुत केयरिंग है, कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हर समय हौसला बनाए रखती हैं। अब मैं उनके साथ किटी पार्टी, पिकनिक वगैरह सब जगह जाती हूँ। कई बार सोचती हूँ घर में ही अगर मेरी नंद और भाभी जैसे लोग हो तो किसी दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं सबको समझाती हूँ, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जियो, बस सोचो तुम ही तुम हो और खुश रहो। और आभा की आंखों की चमक उसकी खुशी को बयां कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।